हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्विज नंबर 4.3 करने जा रहे हैं। वेलकम डायनेमिक स्टडी। मैं हूं सूरज और आज हम आते हैं आपके पहले क्वेश्चन पे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ टेक्निक कॉमनली यूज्ड बाय द प्रेशर ग्रुप्स इन द यूएसए इज। तो आपके ऑप्शंस हैं बायकॉट एंड पिकेटिंग, ऑप्शन बी इज लॉबिंग, ऑप्शन सी इज लॉसूइट्स एंड डी इज पीसफुल एजिटेशन। तो आप इसको इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आते हैं आज के इसके आंसर पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? लॉबिंग। देखिए, लॉबिंग क्या होता है? लॉबिंग आप जैसे समझते होंगे, ये क्या होता है कि इट इज़ ए फॉर्म टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर, लेजिस्लेटर्स या सिविल सर्वेंट, जजेस। क्या होता है कि उनके पक्ष में या विपक्ष में लोगों को, उनसे रिलेटेड लोगों को इकट्ठा करके लॉबिंग की जाती है। लॉबिंग पहले पहले क्या होता है? लॉबिंग वर्ड की जो शुरुआत जो हुई है, पहले क्या होता था कि लेजिस्लेटर्स जो होते थे, यानी कि सांसद लोग, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए कि हमारे पक्ष में वोट दें, उनको जो पार्लियामेंट के यहाँ जो लॉबी होती है, बाहर जो लॉबी होता है, एक बिल्डिंग का एक पार्ट होता है लॉबी जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पर उन्हें इन्फ्लुएंस किया जाता था, उन्हें अपने पक्ष में लेने के लिए उनसे बात की जाती थी। उससे उसी से वर्ड आया है लॉबिंग। ठीक है, तो यूएसए में सबसे अधिक फेमस क्या है? प्रेशर ग्रुप द्वारा लॉबिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। इलेक्शंस इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर्स आर कंडक्टेड बाई। तो इसके ऑप्शन से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, ये भी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। ये मोर और लेस यूनिट नंबर 7 से मैच होता है, ओवरलैप होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन सिस्टम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जो कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का ही पार्ट है आपके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जानते होंगे आपकी, ये दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है ना। आर्टिकल नंबर कितना कितना इसका स्थापना हुई, ये आप वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो भी होगा। ठीक है, ये आपका किसका किसका इलेक्शन कराती है? लोकसभा, हाँ, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन लोग कराती है। ठीक है, तो आप जानते हैं गवर्नर का इलेक्शन होता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का तो इनडायरेक्टली पार्लियामेंट के भीतर ही लोग आपस में करते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का करती है ये, वाइस प्रेसिडेंट का लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का। पंचायती राज का कौन करता है? वो करता है इस पंचायती राज का कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। बाई इलेक्शंस इज द इलेक्शन विच इज हेल्ड। तो आपके ऑप्शन हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, टू फिल अप अ वैकेंसी इन द लेजिस्लेचर, एंड डी, when a legislature is dissolved before the expiry of its normal term। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका सी, टू फिल अप अ वैकेंसी इन द लेजिस्लेचर। देखिए, बाई इलेक्शन क्या होता है? बीच में किसी की डेथ हो जा रही है, मान लीजिए, किसी सांसद महोदय की, माननीय विधायक जी की मृत्यु हो जा रही है अकाल। ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होता है? उपचुनाव होता है। क्या होता है? उपचुनाव। ठीक है, आप जहाँ से भी होंगे आपके राज्य में कहीं ना कहीं तो ऐसा कोई उपचुनाव जरूर होगा। ठीक है, जैसे कि यूपी में ऐसे हो गया था, या ऐसे भी होता है जब वैकेंसी, तो वैकेंसी कैसे होती है? सिर्फ मरने से तो नहीं होती वैकेंसी, से उनके रिजिग्नेशन से भी होती है, उनको हटा दिया गया पद से, ईटीसी, तो बहुत सारे रीज़न है। ठीक है, जैसे यूपी में मुझे याद है कि फूलपुर सीट में पहले इलाहाबाद के पास पड़ती है, प्रयागराज के पास फूलपुर सीट। तो यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य पहले सांसद थे, जब वो बाद में यूपी के डिप्टी सीएम बन गए तो उन्हें रिजाइन करना पड़ा लोकसभा से, और बाद में कोई पटेल थे ऐसे, तो वो इलेक्शन जीते थे। और ठीक है, तो दैट इज बाई इलेक्शन। ये जो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब देखिए डी क्या है? लेजिस्लेचर इज डिसॉल्व जब होता है, तो जब वो इलेक्शन होता है उसे बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन। ठीक है, जैसे कि 1991 में हुआ था, 1980 में हुआ था, 1999 में हुआ था,
दीज आर कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग इज द वीकनेस और चैलेंजेस टू इंडियन इलेक्शन सिस्टम। तो ऑप्शंस आपके हैं सीक्रेट बैलेट, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, सी मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी, एंड डी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसमें से क्या चैलेंज पूछ रहा है? चार नहीं पूछ रहा है, चैलेंज पूछ रहा है, इसकी वीकनेस पूछ रहा है, अच्छाई नहीं पूछ रहा है, गुडनेस नहीं पूछ रहा है इसकी। तो सीक्रेट बैलेट क्या है? सीक्रेट बैलेट सिस्टम तो बढ़िया है ना, कि कोई देख नहीं सकता आप किसको वोट दे रहे हैं, जिससे कि वो आपको बाहर जाके इन्फ्लुएंस ना करे कि क्यों भाई हमारे नाम से बोलते हो वोट देने के लिए, बाद में किसी और को देकर के आते हो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इस एक मिनट, ओके। तो सीक्रेट बैलेट तो अच्छी बात है, ठीक है, इलेक्शन सिस्टम के लिए। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ये भी ठीक है। आप जानते होंगे ईवीएम का फ़ायदा क्या होता है, आप वोट तुरंत दबाते हो जाता है। इसके अलावा आप उन बॉक्सेस को, जैसे पहले होता था वॉलेट बॉक्स, तो उनमें लोग आग लगा देते थे, उनमें इंक डाल देते थे, उनमें पानी डाल देते थे, तो उनको बेकार कर देते थे। ईवीएम में ऐसा सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। अब कंट्रोवर्सीज हुई हैं बहुत सारी, लेकिन अभी भी स्थिति यही है कि इलेक्शन कमीशन हमेशा से बोलता है कि हाँ ईवीएम आर सिक्योर एंड सिक्योर। ऑप्शन सी क्या है? मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी, एंड डी इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये भी तो अच्छी बात है कि सभी 18 ईयर प्लस लड़का लड़के किसी भी जात धर्म रंग भेद किसी से भी कोई डिफरेंस नहीं करता, सबको वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। सिर्फ एकमात्र इसका जो चैलेंज है वो क्या? मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी। जो पीएम होता है, जो भी पद पर बैठा होता है, वो अपने फ़ायदे के लिए के हिसाब से वहाँ पर सेटिंग करता है अपने विश्वास पात्र पुलिस ऑफिसर्स का, आईएएस ऑफिसर्स का, और बाकी किसको कहाँ पर जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स होती हैं, जो अपने मन से देना होता है, उसको देते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द रीज़न। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी, मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया फॉलोज द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP system. The FPTP system offers many advantages like providing a proportionate outcome of seats based on votes, less wastage of votes, establishing a clear link between representatives and constituencies। actually ये फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम क्या होता है? यानी कि जो सबसे अधिक वोट पाया वो जीत गया, बस। 50% वाला क्लॉज इसमें, एक मिनट, 50% वाला क्लॉज नहीं रहता है। एग्जाम्पल इसका देखिए, फर्स्ट पास द पोल सिस्टम होता है लोकसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, यानी कि सांसद और विधायक, यानी कि पीएम और सीएम वाला इलेक्शन जो होता है, जिसमें पीएम और सीएम चुने जाते हैं, वो होता है फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम। जबकि जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा मेंबर्स, MLCs ये चुने जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम वो होता है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। तो हमें देखना है यहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम एलिमिनेट करते हैं। चलिए पहले ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, लेस वेस्टेज ऑफ वोट्स। अब सोचिए आप कि कई सारे लोग हैं, उन्होंने अब इलेक्शन में 4-5 लोग उठे हुए हैं, तो जिसको जो जीत गया उसके वोटर्स ने तो सही वोट दिया था, लेकिन मान लीजिए कि बाकी वोट किसी और कैंडिडेट को पड़े हुए थे, वो वोट तो सारे बेकार गए। जिन लोगों ने उनको चुनने की कोशिश की थी उनके वोट तो खराब गए ना, उनका कोई वैल्यू ही नहीं रहा। तो ये तो सही बात है। यहाँ पर एडवांटेजेस पूछा है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर क्या पूछा है? एडवांटेजेस। तो एडवांटेज क्या होता है? ये तो नहीं है भाई। अब 2 नहीं है तो 2 का एलिमिनेट करिए, 2 और 2। अब क्या आ गया?
1 and 3 ओनली। इसका मतलब कि 3 तो पक्का है, 3 दोनों में है, तो 3 तो ऑटोमेटिकली सही है, हम इसे सोचेंगे ही नहीं सही है कि नहीं सही है। 1 देखते हैं, प्रोवाइडिंग ए प्रोपोर्शनेट आउटकम्स ऑफ सीट्स बेस्ड ऑन वोट्स। यार प्रोपोर्शनेट आउटकम ऑफ सीट्स कहाँ से हो पाएगी? अब देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बीएसपी। 2019 के इलेक्शंस में बीएसपी को 0 सीट्स मिली थी। अब एक्चुअली क्या हुआ था कि उससे अधिक जितना उसका वोट शेयर 2009 के इलेक्शन में था, 2009 जनरल इलेक्शंस में था, उससे ज़्यादा वोट शेयर था, यानी कि ज़्यादा लोगों ने बीएसपी को सपोर्ट किया, उनके लॉ मेकर्स को चुनने के लिए वोट डाला। लेकिन फिर भी वो अलग अलग तरीके से इलेक्शन हार गए, क्योंकि ओवरऑल वोट उनके पक्ष में ज़्यादा नहीं पड़ा था। अब इस अंतर को समझिए कि उनको पिछली बार 18% वोट मिला था, लेकिन कई जगह ऐसे हुआ कि वो सबसे कई सीट्स पर सबसे ज़्यादा वोट पाए थे। लेकिन इस बार उनका कह सकते हैं कि उनमें लक भी नहीं सही था उनका, कि जितने भी जगह से उन्होंने अच्छे वोट पाए, फिर भी उनसे ज़्यादा कोई वोट पा गया था। ठीक है, तो वो उनका वोट परसेंट तो इंक्रीज हुआ, उनका वोट शेयर इंक्रीज हुआ, लेकिन सीट नहीं उस हिसाब से आई। इसी वजह से बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा हुआ। इसीलिए घाटा होता है ये भी एक घाटा होता है कि एफपीटीपी से क्या होता है कि एक पार्टी थोड़ा सा ज़्यादा वोट पाकर कहीं ज़्यादा सीट पा जाती है। अंतर समझिए कि सपोज दैट कि जहाँ बीजेपी बीएसपी से 1000 वोट 500 वोट से जीती है, तो कहने के लिए बीजेपी के पास 10 एक्स्ट्रा सीट आ गई, लेकिन वहीं पर बीएसपी को इतना वोट मिलने के बावजूद 0 सीट मिली है। तो ये अंतर होता है। तो 1 भी गलत, 2 भी गलत, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 ओनली। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3 ओनली। अब देखिए 3 क्या है? एस्टेब्लिशिंग ए क्लियर लिंक बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये भी इसका सही आंसर है, क्योंकि देखिए जब एक ही आदमी चुन के जा रहा है तो उसका डायरेक्ट लिंक होता ही है, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुन के जा रहा है वो। अब क्या प्रेसिडेंट से डायरेक्ट लिंक होता है आप लोगों का? लेकिन जो हमारे यहाँ से विधायक चुन के जाते हैं, सांसद चुन जाते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल ग्राम प्रधान या वार्ड मेंबर, मेयर वगैरह भी चुने जाते हैं डायरेक्टली, जो कि तो इनमें भी क्या होता है, जो हमसे डायरेक्ट चुने जाते हैं उनसे हमारा डायरेक्ट लिंक स्थापित हो सकता है ना। चलिए, इसका आंसर होगा सी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेम द कंट्री इन विच देयर इज नो कमिटेड जुडिशरी। तो ऑप्शंस आपके हैं यूएसएसआर, युगोस्लाविया, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी, इंडिया। देखिए कमिटेड जुडिशरी मतलब क्या होता है? ऐसी जुडिशरी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अपहोल्ड करने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन और अपने लॉ को देखती है और उस हिसाब से इंटरप्रेट करती है। ठीक है, लेकिन देखिए इंडिया में क्या हुआ था कि आपको याद होगा जनवरी 1977 में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी ने उस टाइम पर कहा था कि हमें कमिटेड जुडिशरी लानी चाहिए, और देखिए उसके बाद ही क्या हुआ कि उन्होंने एच आर खन्ना को सुपरसीड करके जस्टिस एम एच बेग को बना दिया चीफ सीजेआई। एच आर खन्ना कौन थे? ये आप इमरजेंसी के दौरान एक बहुत फेमस केस आया था, एक एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कि सस्पेंड किए जा सकते हैं कि नहीं। तो वो तो मेजॉरिटी रूल ये हो गया था उस बेंच का, यहाँ फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं इमरजेंसी के दौरान। लेकिन एच आर खन्ना उस टाइम पर उन्होंने डिसेंट किया था, ठीक ना, उसका सजा उनको मिली और उनकी जगह एम एच बेग को बना दिया गया सीजेआई। ठीक है, इसके बाद खन्ना साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया था। ऐसे पहले भी कई बार हुआ, 1973 में भी ऐसे हुआ था कि उन्होंने 3 सीनियर जज को सुपरसीड करके किसी जूनियर को बना दिया था। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया कि इंडियन जुडिशरी, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के आगे उतनी कमिटेड नहीं है जितनी बाकी कंट्रीज में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट मीन्स, ऑप्शंस आर डेवलपमेंट ऑफ द होल स्टेट, डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस among the people. Option C is development of whole society through the instrumentality of the state, and option D is development of political elite.
चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा सी, डेवलपमेंट ऑफ द होल सोसाइटी थ्रू द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट। अब देखिए, ये डेवलप दो चीज की डेवलपमेंट की बात करती है। एक तो डेवलपमेंट ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, किसका? कैपेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। और दूसरा रिस्पॉन्सिवनेस। दो डेवलपमेंट की बात करते हैं। थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या बात करता है? एक तो स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम का कैपेबिलिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, एंड सेकंड क्या, उसके रिस्पॉन्सिवनेस का, कैसे कैसे लॉज लाने चाहिए, कैसे कैसे क्या करना चाहिए, समय के हिसाब से चेंज होना चाहिए, इन सब के बारे में वो देखता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी आपका। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अकॉर्डिंग टू सम थिंकर्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन बिकॉज it is not suited to third world countries. Option B is both are opposed to it. Option C is Western countries are opposed to it. And option D is the term political modernization is ambiguous. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए, इट इज़ नॉट सूटेड टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब देखिए, इसके बारे में डब्ल्यू रुस्तो एक थिंकर्स हैं, डब्ल्यू रुस्तो, ठीक ना। ये भाई साहब क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि इट इज़ अ टिपिकल फिनोमिना ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी कौन सी है? अब वो ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वेस्टर्न कंट्री तो खुद ही इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं, तो वहाँ तो है ही। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट एम्बिगुअस, ठीक ना। ये क्या होता है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए ज़्यादा बेहतर सिस्टम है ये पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन वाला सिस्टम, ठीक ना। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए उतना सुटेबल नहीं है ये। चलिए, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड शिल्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट शुड बी लिंक्ड विथ, आपके ऑप्शंस हैं पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, एंड डी इज स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ द स्टेट। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? डी। देखिए, कुछ सोशल साइंटिस्ट है जैसे कि के.एच. सिल्वर्ट हो गए हैं, एडवर्ड शिल्स हैं, के.एच. सिल्वर्ट हो गए हैं, हाँ, ये एडवर्ड शिल्स थे ही हैं, विलियम मैककॉर्ड। ये लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल लाइफ एंड परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिकल फंक्शन, ठीक ना। जैसे कि मॉडर्न स्टेट में स्टैंडर्ड्स स्थापित किए उस हिसाब से। इसे बोलते हैं पॉलिटिक्स ऑफ नेशनलिज्म। क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स ऑफ नेशनलिज्म भी बोलते हैं इसको, ठीक ना, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को। तो वो बोलते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट से लिंक होना चाहिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट को, ठीक है। क्या मॉडर्न स्टेट कैसा होना चाहिए, मॉडर्न किस हिसाब से मॉडर्नाइजेशन हो जाना चाहिए, उसी हिसाब से किसी स्टेट के पॉलिटिकल डेवलपमेंट को भी लिंक हो जाना चाहिए। चलिए, ठीक है। ये भी बोलते हैं कि सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो उसी हिसाब से चेंज होनी चाहिए, ठीक है, और उसी हिसाब से मॉडर्न नेशनल स्टेट को स्थापित करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन ये। अकॉर्डिंग टू मायरन वीनर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, चलिए ऑप्शंस आपके, कैपिटल फॉर्मेशन, बी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सी लेवल ऑफ एब्सोल्यूट पावर, एंड नेशनल रिस्पेक्ट इन इंटरनेशनल फील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। मायरन वीनर बोलते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट को कैसे नापना चाहिए, कैसे मेजर करना चाहिए कि आपके नेशन की कितनी इंटरनेशनल फील्ड में वैल्यू है, कितनी रिस्पेक्ट है, कितनी डिग्निटी है। मैंने पहले बोला कि पॉलिटिक्स ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। ये अब देखेंगे कि हाँ, लुशियन पाई हो गए, जे.एस. कोलमैन, मायरन वीनर, ये बोलते हैं कि पोस्ट नेशनलिज्म के बाद की इरा में क्या होता है, इट इज़ सेंस ऑफ नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी वाला सिस्टम है, ठीक है।
कि इंटरनेशनल स्पेयर में आपके नेशन की कितनी रिस्पेक्ट है, ये इसी बात से वैल्यू करता है, ठीक ना, कि आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट कितना हुआ है। चलिए, तो आज की क्विज यहीं खत्म होती है। थैंक यू। इस क्विज को शेयर करिए और हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। चलिए, धन्यवाद आज के लिए। और अब ये क्विज रेगुलर रहेगी, कल भी अपलोड हुई है, आज भी अपलोड हो रही है और इसके आगे वो रेगुलर होती ही रहेगी। चलिए।